महेश्वरी साहब हमारा स्वागत कर रहे थे आप सबका, तो मैं ये सोच रही थी हम अच्छे लेखक और अच्छे पाठक तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन हिम्मत वाले बहादुर प्रकाशक भी कितने कम होते जा रहे हैं, इसका बहुत एहसास होता है। महेश्वरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, उपस्थिति का और काम करते रहने का, बहादुरी से, हिम्मत से। और बहरहाल आपको भी बैकलैश आता होगा जो आप अपनी तरह से देखते होंगे, लेकिन अब ये नहीं करेंगे आप तो फिर हम किससे उम्मीद करेंगे, ये वाली बात है। अब अशोक कुमार पांडे साहब मेरे बहुत पुराने मुलाकाती हैं, दोस्त हैं, और उनके नज़रियात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो जब कुछ काम करेंगे तो वो कितना गहरा होगा और कितना बड़ा होगा इसका तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था, लेकिन जिस तरह वो कश्मीर में डूबे हैं और कश्मीर में डूबते डूबते जिस तरह उन्होंने इस पूरे हिंदुस्तान की जो जहन परवरिश की है, जो जहन साजी की है, और जिस तरह से वो सरगर्म हैं यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी और पूरे डिजिटल मीडियम्स पर, ये मतलब एक इंसान जब अपने आप को झोंक देता है और ये तय करता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, शायद ये वो वक्त है जिसमें हम अब नहीं बैठ सकते, तो ये जो उनकी हिम्मत है और जो उनकी भावना है उसको सलाम है। अशोक, आपकी इस किताब को तो बहुत चर्चा हुई है, मैंने सुनी भी है, पढ़ी भी है, आपको भी सुना है इसके बारे में बात करते हुए, तो मैं नया क्या ऐड कर सकती हूँ, मैं ये बार बार सोच रही थी, लेकिन नए पाठ इसके बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं दोबारा पन्ने पलट रही हूँ तो इसके नए पाठ बनते जा रहे हैं। एक सबसे बारीक बात जो उभर के आ रही है कि हम लोग आज के हालात में जितना नाउम्मीद हो रहे हैं, ये शायद हर दौर में एक पीक पॉइंट आता है और एक नादिर आता है, जब सभ्यताएं जो हैं अपने विनाश में जाती हैं और फिर दोबारा परिष्कृत होती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं। शायद हमारे सामने ये फिर से वो बारी आ गई है और हम बाहर और अंदर किताब को पढ़ते हुए भी, और जब बाहर 2 मिनट के लिए भी अगर फ़ोन उठाओ तो जहांगीरपुरी में ये हुआ और फला जगह ये हुआ, और फिर उसके बाद 3 दिन से तो लगातार जो चल रहा है, और फिर आज सुबह से जो वंचितों के मकान तोड़े जा रहे हैं ख़ास समुदाय के, वो सब चीज़ें, तो एक अजीब सा जहनी कैफियत में चली गई मैं इसको पढ़ते हुए कि कौन दोषी है, कहाँ पर, वक्त में किसने सितम किया, किसने बर्दाश्त किया, ये सब कुछ कितना गड़बड़ है। लेकिन मुझे जब मैंने पहली बार इसके पन्ने पलटे थे इस किताब के, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार बात लगी थी, दिलचस्प बात लगी थी, क्योंकि मैं अशोक साहब को जानती हूँ कि उनकी नज़रियाती जो स्टैंडिंग है, लोकेशन है, वो क्या है, लेकिन उन्होंने किंवदंतियों से, माइथोलॉजी से शुरू किया और वहाँ से शुरू करके मतलब छोड़ा कुछ नहीं है। आपके नज़रिए में कुछ अच्छा है, बताने लायक है या नहीं बताने लायक है, अगर वो लोगों के मानस का हिस्सा है, अगर वो जनमानस के सबकॉन्शियस का हिस्सा है, तो वो उसमें दर्ज है। इतनी वृहद किताब है, इतनी डिटेल में गई हुई ये किताब है, और हम वहाँ से ही देखते हैं कि जो कैटेगरीज़ हैं, जो राक्षस की, पिशाच की, जिन की, वो सब आ रही हैं वहाँ पर, और वहाँ से लेके फिर मूल निवासी का सवाल, बहुजन का, वहाँ के मूल निवासी का, और फिर जो ब्राह्मण तो खैर बहुत बाद में आते हैं, पहले तो बौद्ध हैं और फिर उसके बाद सारी कैटेगरीज़ हैं। मैं ये सोच रही थी कि भारत वाकई निरंतरता में ही जीवित है, इतने हज़ारों साल पुरानी सभ्यता है ये, जिसका लिखित और कहत इतिहास है, और हम आज भी उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ के साथ डील कर रहे हैं और उन्हीं से हम मामलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अगर ये किताब में नहीं पढ़ती तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतिहास से पहले के इतिहास को जो जब समझा जाएगा तो उसमें भी हमारे पास वही कैटेगरीज होंगी जो आज भी पॉलिटिकल कैटेगरीज हैं। अपनी समझ में इजाफा करने वाली बात थी इस किताब को पढ़ते हुए। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स इसको जब पढ़ेंगे और जो कास्ट पढ़ते हैं, जो हायरार्कीज़ पढ़ते हैं, सोशल हायरार्कीज़ पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत दिलचस्प होगा इसको अनपैक करना, क्योंकि इनकी इस किताब मतलब एक बहुत सुविधाजनक स्थिति है। अशोक की कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई क्रिटिक नहीं है, आपने ऐसा काम किया है कि बिल्कुल सुपड़ा साफ किया है। अभी बहुत वक्त लगेगा कि कोई आए और फिर उसको चैलेंज करे या कुछ नया उसमें तहकीक, नई रिसर्च जोड़े। तो ये जो पोथी है इतनी ज़ख़ीम, हालांकि जितना आपने समेटा है ये उतनी ज़ख़ीम भी नहीं है, पढ़ लेते हैं, थकता नहीं है इंसान, रात में भी लेकर के बैठे, थोड़ा लेटे लेटे भी पढ़े तो पढ़ पाए, तो उतने में आपने उतना समेटा है।
मगर मुझे ये देख करके जो बहुत खुशी हो रही थी कि जो पावर का सवाल है उसको आपने वैल्यू एडिशंस के बग़ैर डील किया है, और ये बहुत ज़रूरी था। शेख अब्दुल्ला या उनसे पहले का जो पूरा वृतांत है, पूरा हिस्ट्री का जो फ्लो चार्ट है, वो जिस तरह हमारे सामने आता है, इतना कितना दिक्कत तलब है किसी को ये कहना कि ये विलन है इतिहास का और ये हीरो है इतिहास का। सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन इन जो पावर प्ले का जो इंटरैक्शन है, जो पावर प्ले का जो इक्विलिब्रियम है, बार बार इधर से उधर हो रहा है, जबकि राडू साहब ने भी अभी कहा कि जो इंटरप्ले है पावर का, उसको हम देखते हैं तो मुझे आज के दौर के लिए भी उम्मीद बनती है कि कोई बात नहीं, हम अभी इस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे देश के अलग अलग खित्तों ने अलग अलग दौर में अपना ज़वाल देखा है, और फिर उसके बाद फिर से दोबारा उसको ज़िंदा होते और फिर उरूज पे जाते देखा है। कश्मीर हमारे कल्चर का हमेशा से हाई पॉइंट है। वो वहाँ शॉल्स और कालीन और वहाँ के फल और वहाँ के मेवे और वहाँ का पूरा जो कल्चर है वो हमारे कल्चर का, बल्कि हमारे कल्चर का क्यों, पूरे सेंट्रल एशियन कल्चर का हाई पॉइंट है। यहाँ से लेकर के, यहाँ से शुरू होता है, इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ चाइना एंड देन गोज़ ऑन टू टर्की। तो वहाँ तक जाता हुआ ये जो पूरा सिलसिला है और ये उसका हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जब इतने बड़े भूभाग को आप समेट करके और उसमें आवाजाहियों को, ऐतिहासिक आवाजाहियों को जब आप समेटते हैं, तो डिप्रेशन के लिए कोई ख़ास जगह नहीं है। ये दौर है, गुज़र जाएगा। आज की सरकार ने, मैं मैप देख रही थी कि जो आज का मैप है और जो 2019 से पहले का जो आपने मैप उसमें डाला, उसमें क्या फ़र्क आया है। तो वो जो फ़र्क है उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसा फ़र्क है जिससे हम ये उम्मीद करें कि 10 साल के बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली ही कोई बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। आप देखिए कि जम्मू में जिस तरह की अब आवाज़ें उठ रही हैं, जम्मू वाले अपने को बचाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या ये फिर वही कश्मीर को एक होने पर मजबूर करेंगे क्या? कि फिर उनको समझ में आएगा कि भाई ये दिल्ली वालों को छोड़ो, हम ही अपने इलाके को बेहतर रखेंगे, बेहतर बचाएंगे और हम साथ आएंगे तभी बचेगा। तो जो पावर इंटरप्ले है और जो इक्विलिब्रियम का जो सवाल है, वो तो अभी से बनता बिगड़ता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कितने लोगों ने जायदाद खरीदी होगी, और अगर खरीदी भी होगी तो क्या शायद वो अंबानी अडानी जैसे बड़े लोग से छोटे लोग वही लोग हो सकते हैं जो जिनके साथ स्टेट खड़ा हुआ है, जो ये जुर्रत कर सकते हैं। और ये बात जम्मू वालों के लिए ऊपर भी उसी तरह से लागू होती है, लद्दाख वालों पर भी उसी तरह से लागू होती है। तो ये बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि सामाजिक भरी हुई है ये किताब, सामाजिक पहलुओं से। कश्मीर की ब्राह्मण कश्मीरी पंडित स्त्रियों के बारे में जो जानकारी इसमें है, मैं कुछ एक को जानती हूँ, लेकिन जो डिटेल है, जो उनका हस्तक्षेप है अपने समाज में, और जिस तरह से, जिस सादगी के साथ उन्होंने लीडरशिप दी है, वो सारी चीज़ें इस किताब में जो दर्ज हुई हैं, उसके लिए अशोक आपका बहुत शुक्रिया। इतनी गहन तहकीकात करी आपने, वहाँ जा कर के, रुक कर के, लोगों से मिल कर के, उन चेहरों को हमारे सामने लाए, उन तस्वीरों को हमारे सामने लाए आप। तो मुझे ये लगता है इतना होलसम पैकेज है कि इसका बार बार पाठ मुझे भी करना है, और जो भी जिसके भी हाथ में ये किताब गई है वो सब लोग इसको करेंगे। आज के दौर में कश्मीर के सवाल पे जिस हैशटैग कश्मीर करने के बाद आपके पास जो चीज़ें आती हैं, बौछार आती है, उस दौर में ये जाने बगैर कि कश्मीर फाइल्स आने वाली है, ये जाने बगैर कि ये होने वाला है। अशोक प्रोफेटिक थे इस लिहाज से कि उन्होंने कश्मीर को अपने अदबी काम के लिए चुना। आपको कैसे पता था कि ये कर लेना चाहिए, ये वक्त आ गया है? मतलब कुछ तो अंदर की बात है कि मतलब 4 साल पहले ही से आप जुट गए थे काम में। तो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग कि आप नब्ज़ पर हाथ था आपका, और उस नब्ज़ को आपने और सही वक्त पर हम लोगों के लिए एक ऐसी किताब हाथ में दे दी कि जिससे हम सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं और मुकाबला कर सकते हैं, दोनों काम ये कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।